अगर आप यूपीएससी, पीपीएससी, एसएससी या फिर बिहार पुलिस और दरोगा जैसी किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय राज व्यवस्था का एक पद है जिसके बारे में सवाल आना लगभग तय ही है, राज्यपाल का पद। और सवाल भी आप देखिए सीधे नहीं आते। अक्सर उनकी शक्तियों की बारीकियों, नियुक्ति प्रक्रिया या फिर उनके उस दोहरे किरदार से आते हैं जहां वो राज्य के प्रमुख भी हैं और केंद्र के प्रतिनिधि भी। और यहीं पर मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे पास इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली लूसेंट किताब के कुछ खास अंश हैं। हमारा मकसद है कि इन अंशों में से वो हर जरूरी जानकारी निकालें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एकदम सही। तो चलिए इस पद की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि राज्यपाल आखिर हैं कौन, उनकी शक्तियां क्या हैं और भारतीय राजनीति के ताने बाने में उनकी जगह इतनी अहम और कभी-कभी इतनी विवादास्पद क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। संविधान में राज्यपाल के पद के बारे में आखिर कहा क्या गया है? मतलब राज्य की व्यवस्था में ये कहाँ फिट होते हैं? देखिए संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन का प्रावधान है और वहीं से राज्यपाल के पद की एक तरह से कहानी शुरू होती है। उन्हें राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कहा गया है। संवैधानिक प्रमुख, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। राज्य सरकार के सभी काम, सभी फैसले औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर ही लिए जाते हैं। लेकिन असल में तो सारे फैसले मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लेते हैं, है ना? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्यपाल मतलब घर के उस सम्मानित बुजुर्ग की तरह हैं जिनके नाम पर सारे काम होते हैं, पर घर चलाने के असली फैसले तो बच्चे ही लेते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है जिसमें वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। तो राज्यपाल ज्यादातर मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। वो नाम मात्र के प्रमुख हैं, वास्तविक नहीं। ठीक है। तो अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन मैंने सुना है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बदलाव था। शुरू में संविधान में यही था कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 में वो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा, 7वां संशोधन। जी, उसके बाद ये व्यवस्था बनी कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से किया जाता है। अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर, राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं? और इससे भी जरूरी, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इन्हें चुना क्यों नहीं जाता? पहले योग्यताओं की बात करते हैं जो सीधी और स्पष्ट हैं। लूसेंट के हमारे स्रोत के अनुसार 4 मुख्य शर्तें हैं। वो भारत के नागरिक हों, 35 साल की उम्र पूरी कर चुके हों, 35 साल, ठीक है। किसी लाभ के पद पर न हों और संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य न हों। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन मेरा सवाल वही है, एक मुख्यमंत्री की तरह राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता? ये ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं होता? यहीं पर संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखती है। उन्हें डर था कि अगर मुख्यमंत्री की तरह राज्यपाल भी चुनकर आते तो राज्य में 2-2 शक्ति के केंद्र बन जाते। ओह अच्छा। हाँ, दोनों जनता के प्रतिनिधि होते और दोनों के बीच अधिकारों को लेकर रोज टकराव होता, जिससे राज्य का शासन चलाना ही मुश्किल हो जाता। मतलब एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल। इसीलिए टकराव से बचने के लिए राज्यपाल के लिए नियुक्ति का रास्ता चुना गया। उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति 5 साल के कार्यकाल के लिए करते हैं और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये वाक्य अक्सर सुनने को मिलता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे आधी रात को भी उन्हें पद से हटा सकते हैं, बिना कोई कारण बताए? हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है। राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं और संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है, वैसा कुछ नहीं है। तो ये तो पूरी तरह केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गया। असल में हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। अच्छा, और इनके वेतन और शपथ के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं। उनका मासिक वेतन है 3,50,000 रुपए और उन्हें शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर वो मौजूद नहीं है तो जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो हमने नियुक्ति और पद की रूपरेखा समझ ली। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से सबसे मुश्किल सवाल बनते हैं, राज्यपाल की शक्तियां। शुरुआत करते हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपाला शक्तियों से। उनकी कार्यकारी शक्तियां
काफी व्यापक हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त करना और उन्हें शपथ दिलाना। और राज्य के दूसरे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे महाधिवक्ता या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य? जी, वे राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल और राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। इसके अलावा वो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मतलब चांसलर होते हैं, और कुलपतियों की नियुक्ति भी वही करते हैं। एक मिनट, यहाँ कुछ अजीब लगा मुझे। अगर राज्यपाल SPSC के सदस्यों को नियुक्त करते हैं तो उन्हें हटा क्यों नहीं सकते? ये अधिकार राष्ट्रपति को क्यों दिया गया? इसमें कोई खास तर्क है क्या? ये एक बेहतरीन सवाल है और एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट भी। इसके पीछे तर्क ये है कि लोक सेवा आयोग को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। अच्छा। सोचिए, अगर नियुक्ति और हटाने की शक्ति एक ही व्यक्ति यानी राज्यपाल के पास होती, जो राज्य सरकार की सलाह पर काम करता है, तो आयोग के सदस्यों पर दबाव बनाया जा सकता था। इसलिए उन्हें हटाने की शक्ति एक स्वतंत्र और उच्चतर अथॉरिटी यानी राष्ट्रपति को दी गई, ताकि वो निडर होकर काम कर सकें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक और शक्ति है जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, विधान परिषद में मनोनयन। हाँ, जिन राज्यों में 2 सदन वाली विधायिका है यानी विधान परिषद भी है, वहां राज्यपाल कुल सदस्यों के 1/16 हिस्से को मनोनीत कर सकते हैं। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति के मामले में राज्यपाल के हाथ में काफी ताकत है, लेकिन सरकार तो कानून बनाने का काम भी करती है। उस प्रक्रिया में यानी विधानमंडल में राज्यपाल का क्या रोल है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो हर बिल पर साइन कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। विधायी क्षेत्र में उनकी भूमिका बहुत अहम है। पहली बात, वो विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं, सत्र का सत्रावसान करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। लेकिन असली शक्ति विधेयकों यानी बिल्स को लेकर है। राज्य विधानमंडल से पास हुआ कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना कर दें। और अगर वो हस्ताक्षर ना करना चाहें तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं? देखिए, साधारण विधेयकों के मामले में उनके पास 4 रास्ते होते हैं। पहला, बिल को स्वीकृति दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरा, अपनी स्वीकृति को रोक लें जिससे बिल वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। और चौथा विकल्प, सुना है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और विवादास्पद भी है। हाँ, चौथा विकल्प है बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख लेना। ये उनकी एक बहुत बड़ी विवेकाधीन शक्ति है। अगर उन्हें लगता है कि कोई बिल संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है या देशहित के विरुद्ध है, तो वे उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। लेकिन क्या इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता? मान लीजिए राज्य में किसी एक पार्टी की सरकार है और केंद्र में दूसरी पार्टी की, तो क्या राज्यपाल केंद्र के इशारे पर राज्य के हर जरूरी कानून को ऐसे ही लटका नहीं सकते? ये सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस पद से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद भी है। कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि राज्यपाल ने शक्ति का इस्तेमाल केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में राज्य सरकार के काम में बाधा डालने के लिए किया है। अच्छा, एक और बड़ी विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 213। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सोचिए, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य में अचानक किसी कानून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए। ऐसे में सरकार क्या करेगी? सही बात है। इसी स्थिति के लिए संविधान ने राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी है। इस अध्यादेश का प्रभाव और शक्ति बिल्कुल एक सामान्य कानून की तरह ही होती है। लेकिन ये तो एक तरह से बिना बहस के कानून बनाना हुआ। क्या इसकी कोई समय सीमा होती है? हाँ बिल्कुल, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। जैसे ही विधानमंडल की अगली बैठक शुरू होती है, उसके 6 हफ्तों के अंदर इस अध्यादेश को सदन से पास करवाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। चलिए, कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के बाद अब उनकी दूसरी शक्तियों जैसे वित्तीय और न्यायिक शक्तियों पर भी एक नजर डालते हैं। जरूर। वित्तीय शक्तियों में सबसे जरूरी यह है कि राज्य का वार्षिक बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, वो राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल में रखा जाता है और कोई भी धन विधेयक, मनी बिल, उनकी पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और न्यायिक शक्तियां,
क्या वो किसी अपराधी की सजा माफ कर सकते हैं जैसे राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें ये शक्ति मिली है। वे राज्य के कानून के तहत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उसकी प्रकृति बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो क्या है? राज्यपाल मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल सजा को निलंबित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, पर पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब आते हैं उस शक्ति पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा राजनीति होती है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, अनुच्छेद 356। हाँ, ये राज्यपाल की सबसे विवादास्पद शक्ति मानी जाती है। अगर राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य में ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। और एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर राज्यपाल की भूमिका क्या हो जाती है? तब राज्यपाल एक तरह से राज्य के वास्तविक शासक बन जाते हैं। मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं। इस दौरान वे पूरी तरह से केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। इतनी सारी शक्तियों के साथ तो कुछ विशेष अधिकार भी मिलते होंगे। क्या पद पर रहते हुए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, उन्हें कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त हैं और ये जानना बहुत दिलचस्प है। जब तक वो राज्यपाल हैं, उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। उन्हें गिरफ्तार करना तो दूर, उनके खिलाफ कोर्ट में कोई आपराधिक मामला शुरू ही नहीं हो सकता। अपने पद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होते। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि राज्यपाल का पद सिर्फ एक औपचारिक या रबर स्टैम्प पद नहीं है। उनकी शक्तियों में, खासकर विवेकाधीन शक्तियों में, कई ऐसी बारीकियां हैं जो उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। बिल्कुल सही। और यही समझना सबसे जरूरी है कि राज्यपाल की भूमिका एक बहुत ही महीन धागे पर चलने जैसी है। एक तरफ वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं जिन्हें चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करना है, तो दूसरी तरफ वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं। और शायद यही दोहरापन, ये ड्यूअल रोल, इस पद को भारतीय राजनीति में इतना दिलचस्प और कभी-कभी इतना विवादास्पद भी बना देता है। केंद्र राज्य संबंधों का पूरा तनाव अक्सर राज्यपाल के पद पर ही आकर टिक जाता है कि वो राज्य के हित में काम कर रहे हैं या फिर केंद्र के। ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को मनोनीत करने का रास्ता चुना ताकि मुख्यमंत्री से टकराव न हो, लेकिन क्या इस व्यवस्था ने एक दूसरी तरह का टकराव पैदा नहीं कर दिया, एक मनोनीत राज्यपाल और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बीच, जहां एक केंद्र का प्रतिनिधि है और दूसरा राज्य की जनता का? इस पर जरूर सोचिएगा।